बहुत स्वागत है आप चारों ही मेहमानों का, बहुत बहुत वेलकम आप चारों का। और क्योंकि अवध आजकल के बारे में हम बात करने वाले हैं और बहुत सारे लोगों के मन में सवाल रहते हैं अवध को लेकर, तो शुरुआत एक एक करके कर लेते हैं। भगवान जी, आपकी तो किताब भी लॉन्च होने वाली है, आप लेकर आए अपनी किताब? अच्छा ठीक है, हम अंत में उसको लॉन्च करेंगे। तो बहुत स्वागत है आपका। मुझे आप अपनी नज़रिए से बताइए कि अगर एक लेखक होने के नाते और एक युवा लेखक होने के नाते अगर आप साहित्य के बारे में और उन चेंजेस के बारे में बात करना चाहें जो आप महसूस कर रहे हैं बचपन से लेके अभी तक, तो वो क्या है? मैम, साहित्य के बारे में तो ढेरों चीज़ें हैं। साहित्य का ये मतलब ही होता है कि समाज के बारे में सोचना, समाज का हित। और जो भी साहित्य का लेखक का समाज के बारे में ये सोचता नहीं है ना, तो फिर मतलब जो है ना, लेखक नहीं है। दूसरी चीज़, यदि मैं अपनी किताब बावनी इमली की बात करूं, जो ये नई किताब है, तो अवध के बारे की बात है कि अवध में क्या चेंजेस हुए। तो है ना, अवध ने पूरे देश में इस समय 1857 में पूरे क्रांति लाने का भरपूर काम किया। 3 बड़े नाम आप देखेंगे ना, तो रानी लक्ष्मी बाई हो गई, नाना राव पेशवा हो गए, और तीसरे मंगल पांडे मेरठ से। लेकिन अवध में और भी बहुत सारी जाने गई, लाखों जाने गई, जिनके बारे में लोगों को पता नहीं। आज हम लोग जो है ना बैठे हुए हैं यहाँ पे और चीजें देख रहे हैं, स्वतंत्रता सब कुछ, तो ये कई लाखों लोगों के कारण से। अब एक फतेहपुर में बावनी एक इमली का पेड़ है, इमली का, वहाँ 1857 में 52 लोगों को ये फांसी जो है ना दे दी गई थी। फांसी ही नहीं दे दी गई थी, साथ में ये क्या था कि ये ब्रिटिश के लोगों ने बोला था कोई भी ये सब वो लेकर के नहीं जाएगा, दाह ये संस्कार नहीं करेगा। और 37 दिनों तक वे सब एक पेड़ में लटकते रहे। गांव के लोग, जिले के लोग, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि शव को ले जाए। जब शव में कीड़े पड़ने लगे तो लोग जो है ना सैनिक भाग गए। फिर मतलब हुआ दाह संस्कार। कहने का ये है ना, ये मतलब है कि लाखों लोगों ने जान दी तो हमें आजादी मिली कि आज हम स्टेज में बैठकर किसी को भी गाली दे सकते हैं, हम मतलब कुछ भी बोल सकते हैं। एक दायरे में रहकर आप अपनी बात कह सकते हैं। गाली न सही तो कम से कम कटाक्ष तो कर ही सकते हैं। मर्यादा में रहकर आप अपनी तमाम बातों को रख सकते हैं। तो आज़ादी के लिए हमने बहुत कुछ खोया है, आप ये कह रहे हैं, और ये हमने अपने इतिहास से देखा है और समझा है कि बहुत सारे ऐसे बलिदानी रहे हैं जिनका नाम बेशक हम न जानते हो, लेकिन उन्होंने अपनी जान कुर्बान की है हमारी इस आज़ादी के लिए। आपका नाम बहुत प्यारा है साहब जी, सबसे पहले हमें ज़रा बताइए इसका मतलब क्या है? थैंक यू शशि। मेरा नाम सबाहत है। सबाहत जी, मतलब? मेरा नाम सबाहत आफरीन है और इसके पीछे एक स्टोरी है। मुझे ये बताते हुए अच्छा लगेगा कि मैं जब इस दुनिया में नहीं आई थी तो मेरी माँ वो पढ़ाई लिखाई की बड़ी शौकीन थी, बहुत सारी किताबें पढ़ती थी। तो वो मेरे नाना की जो लाइब्रेरी थी उसी में से जो वो पढ़ती थी, तो उसमें उन्होंने एक नॉवेल पढ़ी और उसमें जो मेन कैरेक्टर थी उसका नाम था सबाहत। और उस टाइम बहुत यूनिक नाम था, मतलब अभी भी मैं जल्दी कहीं नहीं सुनती हूँ। हाँ, बहुत ही कम। तो वो उसने बहुत संघर्ष करके फिर वो जब उसने अपनी राह बनाई तो मेरी माँ ने कहा कि काश मुझे बेटी होती तो मैं उसका नाम सबाहत रखती। तो जब मैं पैदा हुई तो मेरा नाम सबाहत आफरीन रखा गया। और सबाहत का मतलब बताते हुए थोड़ा सा मुझे लग रहा है संकोच, लेकिन सबाहत का मतलब खूबसूरती होता है। नहीं, इसमें तो कोई संकोच की बात ही नहीं है। बहुत सारी तालियां बजाइए प्लीज। गोरापन होता है और फ्रेशनेस होती है, ताजगी होती है। हाँ। और पल्लवी सामने बैठी हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं, मैं उनको देख रही हूँ। उनका नाम सबाहत होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। वैसे भी कहा जाता है ना, एक फ्रेज है कि या तो लड़कियां सुंदर होती हैं या बहुत सुंदर होती हैं, तो ठीक है।
मुझे अब अगर हम अवध दास्तान अवध की बात करते हैं सभाजी, तो आपके हिसाब से मेरे मन में हमेशा एक सवाल आता है, कितनी रिच समृद्ध इतिहास को लेकर जो समेटे हुए जगह है, उसको हम बहुत बार देखते हैं अवध का नाम लेते ही नवाब और कबाब। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? अवध सिर्फ कबाब और नवाब का नाम नहीं है, आपने सच कहा। बिल्कुल, इतनी समृद्ध उसकी संस्कृति है। आप देखेंगे कि अपने देश से बाहर बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि लखनऊ को जानती हैं जी। वो लखनऊ को, मतलब लखनऊ का शहर नाम सुना है उन्होंने सारी। तो इसका मतलब इतना बढ़िया, इतना समृद्ध इतिहास रहा है। मैं तो बहुत खुश होती हूँ, कई बार मुझे बहुत गर्व भी होता है कि ऐसे सुंदर शहर में हम लोग रह रहे हैं। और लखनऊ को पता नहीं क्यों, सही बात है, खाली खाली नवाब और कबाब से जोड़ दिया गया है। जबकि आप सोचिए कि जब 1857 की जो लड़ाई हुई थी, जैसा कि इन्होंने अनमोल ने कहा, तो वो एक साल तक तकरीबन चली, खाली लखनऊ में, सिर्फ लखनऊ में 1 साल तक चली। कितनी बड़ी बात है। और देखा जाए तो बेगम हजरत महल ने कितना संघर्ष किया, और बहुत सारे ऐसे नवाब थे जिन्होंने बहुत सारी चीजें की। तो ये खाली खाली कबाब और नवाब की बात नहीं है, एक बहुत ही सुंदर कल्चर रहा है हमारा शुरू से। बेगम आलिया की 200 साल पुरानी बनवाई मंदिर है, जिसे कि आप सब जानते होंगे, अलीगंज का 4 सितारा मंदिर। मुझे ये कहते हुए कितना सुंदर ये लगता है कि बेगम आलिया ने 200 साल पहले मंदिर बनवाया। उनको हनुमान जी के शायद दर्शन हुए थे, ऐसा कुछ है उसकी कहानी। अच्छा। तो उन्होंने मंदिर बनवाया, और आसफुद्दौला की वो माँ थी। और एक आप इससे एक और सुंदर बात समझेंगे कि एक पढ़ाइन का मस्जिद है। अब आप ये सब चीजें आप और कहीं नहीं पाएंगे, आप यहीं इसी शहर में आपको मिलेगा कि एक पढ़ाइन का मस्जिद है, एक बेगम आलिया का बनवाया हुआ मंदिर है, और एक झाऊलाल, वो कायस थे, झाऊलाल का बनवाया इमामबाड़ा है। मतलब ये सब चीजें हर जगह नहीं मिलती, ये सिर्फ हमारे यहाँ संभव है। और एक और बात है जो आपने ये इसको कबाब और नवाब से अलग हट करके देखिए, तो पिछले साल आपको याद होगा कि हमारी जो अभी रमजान आने वाला है, तो रमजान की जो अलविदा जुमे की नमाज थी जी, और आपकी जो होली है, मतलब हम सब की, वो सेम डे को पड़ी। अब क्या होता है कि होली में हम मान के चलते हैं कि भाई हुड़दंगी है, अपना चीजें हैं, तो बात बिगड़ने का डर है। ऊपर से अब ये दूसरा समाज है, इसको ऐन अपने टाइम पे नमाज अदा करनी, और हमारे ऊपर भैया रंग ना पड़ने पाए, इस वाले स्वैग से। तो ये चीज ना कैसे मुमकिन था इस टकराव को रोकना। अब और किसी भी आप पूरे देश में उठा लीजिए, और किसी जगह ये बात नहीं हुई है, सिर्फ लखनऊ में ये बात हुई कि हमारे मुस्लिम भाइयों ने और हिंदू भाइयों ने मिल करके इसका हल निकाला कि होली का जो जुलूस है वो 12 बजे से पहले खत्म किया जाए, और जो अलविदा जुमे की नमाज है वो थोड़ा देर से शुरू किया जाए। इस बात पे तो आप सबको तालियां बजानी चाहिए। बहुत खूबसूरत ये संगम है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और वाकई में वो फैब्रिक बहुत बहुत खूबसूरत है, जिसमें आप धर्म नहीं देखते हैं, जहाँ पर आप बहुत एकजुटता के साथ हर त्योहार को मना रहे होते हैं, जहाँ मेरा और आपका जैसा कुछ बचता ही नहीं है। कितनी बार हम कितने सारे त्योहार एक साथ मिलकर मना रहे होते हैं। बलेंदु जी बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले बादशाह सलामत हाजिर हों, यहाँ से हम शुरू कर लेते हैं। उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। कई बार लोगों के मन में नाम सुनकर लगता होगा या पढ़ने के बाद कि प्रेरित किससे है ये? देखिए, ये उपन्यास जो एक वहसी नवाब के चरित्र पर केंद्रित है जी, लेकिन अगर हम ये कहने चलें कि किसी खास चरित्र को ध्यान में रखकर ये उपन्यास लिखा गया है, तो कतई इस विषय के साथ या इसके टाइटल के साथ न्यायसंगत नहीं होगा। अच्छा। बादशाह सलामत हाजिर हों, हम जानते हैं कि जब बादशाह अपने दरबार में उपस्थित होता था जी, तो दरबारी या बाकी लोग उसके स्वागत के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते थे। जो हमारी कथा है वो एक नवाब के इर्द गिर्द केंद्रित है। नवाब थोड़ा वहसी मिजाज है और ढेर सारे ऐसे फैसले लेता है जिसकी कोई तार्किकता नहीं होती जी। तो इसकी एक वर्तमान समय में भी और अतीत में भी एक प्रासंगिकता है कि ऐसे किसी भी देश काल परिस्थिति में यदि कोई ऐसा नवाब या ऐसा कोई बादशाह या ऐसा कोई शासक होता होगा, तो अगर वो अपने अतार्किक ढंग से वैसी फैसले ले
तो रियाया को क्या क्या मुश्किलात से रूबरू होना पड़ता है जी। वो ये दिखाने की मैंने कोशिश की है। ये जरूर हो सकता है क्योंकि जब कोई लेखक लिखता है तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कल्पना से ही सब कुछ रचता है, उसमें यथार्थ का भी बहुत सारा पुट होता है। इस उपन्यास को लिखने के दौरान मैंने ढेर सारी अवध से जुड़ी कहानियों का, किताबों का अध्ययन किया। इसके अतिरिक्त जो देश के दूसरे हिस्सों में जो ऐसे शासक हुए सबको पढ़ा, तो मैंने सब जगह से कुछ न कुछ निचोड़ा और सबको निचोड़ के एक चरित्र में संकेंद्रित किया। और इसका जो नवाब है, नकबुल्ला नवाब जिसका नाम है, वो इस टाइटल का आधार बना। मतलब आप कह रहे हैं कि जिस्ट ऑफ द स्टोरी कि आपने इतनी सारी चीजों को पढ़ने के बाद और उसके बाद मतलब एक जिस्ट लेकर के फिर आप बिल्कुल होता है, यही होता है क्योंकि इतिहास को सीधे सीधे अगर हम साहित्य में लेकर आए तो ऐतिहासिक उपन्यास बनेगा। बिल्कुल, हाँ। और अगर हम फिक्शन लिख रहे हैं और किसी खास ऐतिहासिक चरित्र पर नहीं लिख रहे हैं तो हमारी मजबूरी है या हमारी बाध्यता है या एक लेखकीय सतर्कता कह सकते हैं, सजगता कह सकते हैं कि हम कुछ न कुछ ऐसा रचें जिसमें यथार्थ तो हो, किसी चरित्र के आसपास भी हो, लेकिन उसमें कल्पना के वैभव से हम उसको ऐसा रूप दे सकें ताकि पाठक को नया रस मिले, आनंदित हो वो पढ़ने और वो इंटरेस्टिंग लगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम रजनी जी आपसे समझना चाहेंगे कि बहुत स्वागत है आपका। स्त्री परिप्रेक्ष्य से अगर देखा जाए, स्त्री पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो कितने बदलाव आप देख रही हैं, जो कि मैंने सबाहत जी से भी पूछा, जो चेंजेस हैं और जो एक्सेप्टेंस है वो किस नजरिए से उसे आप देखती हैं? बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये जो सवाल है ये बहुत ज़रूरी सवाल है जो आपने पूछा है। मैं 1990 में शहर में आई जी, और जितना सुना था नजाकत, नफासत, तहजीब, संस्कृति, जीवन शैली और जितनी खूबसूरती से लोक कथाएं, जनश्रुतियाँ, किंवदंतियाँ अवध क्षेत्र को लेके बचपन से लेके बड़े होने तक मैंने महसूस किया कि साहित्य की, जहाँ तक मैं साहित्य की तरफ भी जाऊंगी, कि जिस तरह से जायसी ने या प्रेमचंद ने या प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना, पहला सम्मेलन 1936 में लखनऊ में हुआ, तो इन सारी परिस्थितियां जो लखनऊ की नजाकत, नफासत, वास्तुकला, कथक, साहित्य, संस्कृति, जीवन शैली, ये आज के संदर्भ में मैं ये तो नहीं कहूंगी कि महज किताबी रह गया है, लेकिन 35 सालों से मैं शहर से जुड़ी हूँ और मैं महसूस कर रही हूँ कि आज नहीं तो कल ये चीजें इतिहास की थाती बनकर रह जाएंगी। और इसलिए क्योंकि जो इधर कॉर्पोरेट कल्चर की नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, साहित्य संस्कृति में रुचि है, मैं ये नहीं कहूंगी कि उनको रुचि नहीं है, वो अपनाते भी हैं, लेकिन जो अपने अंदाज में, इसके लिए पहले आप, लखनऊ का मतलब था पहले आप, हाँ। जो मैं शहर में आई तो मैं मूल रूप से झांसी बुंदेलखंड की हूँ और खुरदरेपन के लिए, कठोर जमीन और स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने के लिए जानी जाती है हाँ। और बहादुरी के लिए भी, हाँ, और हमारे यहाँ की लड़कियां बहुत तेवर वाली और बहुत बहादुर होती हैं। मतलब ये उस तरह से नहीं, हम लोगों को कर्मठता, मेहनत, श्रम, ये बुंदेलखंड की परंपरा है। और यहाँ पर जब मैं आई 1990 में, कुछ हद तक लगभग 30 से 40% जो मैं आज स्मृति की तरफ देख रही हूँ, उतना ही नजर आया पुराना लखनऊ, खास तौर पे जहाँ चिकनकारी है, जहाँ पर लोग बहुत तहजीब से आइए, बहुत खूबसूरत तो, इत्र है, हाँ, अच्छी सुगंध वाला, खाने पीने का सामान जैसे है, वो चीजें तो बची रहेंगी, वो आगे भी रहेंगी। जो आपने कबाब और नवाब और वो और इवन वास्तुकला का जो बेजोड़ नमूना है, गंगा जमुनी संस्कृति का जो समन्वय है अवध प्रांत का, सबाजी वही ये हमेशा रहे। उन्होंने वही कहा ना कि ये वो जो खूबसूरती है ना, जो फैब्रिक है, वो यहाँ पे अभी भी बहुत अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ है। जी। वो आप कभी भी महसूस कर सकते हैं। वो रहेगा, वो इसलिए रहेगा कि ये अवध केवल लखनऊ नहीं है। अयोध्या में एक तरफ आप देखिए पूरा रामायण कालीन इतिहास है और लखनऊ हमारा नवाबों का शहर। तो सोचिए वहां से चल के संस्कृति यहाँ तक आई, तो दोनों का समन्वय, तो दोनों का मिला जुलापन तो आना ही था। हिंदू मुस्लिम संस्कृति का जो एक सबसे खूबसूरत पहलू है वो यही है कि दोनों लोग मिलके त्योहार मनाते हैं, दोनों लोग मिलके एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा जोड़े
खड़े रहे, आजादी के आंदोलन में भी खड़े रहे हैं और वैसे भी खड़े रहे हैं। तो ये जो अवध, एक तरफ पूरा रामायण इतिहास उठाइए आप, और जायसी की जो जमीन है जहां पर उन्होंने एक महाकाव्य लिखा है पद्मावत, और हाँ। जहां से चल के आगे चल के अमृतलाल नागर ने बूंद और समुद्र में पूरे चौक को उतार दिया है जी। और इस तरह से जो रचनाकार आगे चल के राम बहादुर मिश्र और भारतेंदु मिश्र, इधर जो नए रचनाकार हैं, विद्या बिंदु जी का भी नाम मैं आदर के साथ लेना चाहती हूँ, जिन्होंने अवध के बारे में, यहाँ की संस्कृति तहजीब के बारे में, और योगेश प्रवीण जी ने। अब यहाँ का जो आपका सवाल स्त्री जीवन को है जी, तो मैं जो मेरे अनुभव के इर्द गिर्द गुजरा है, तो एक नफासत, नजाकत, तहजीब, संस्कृति, वो तो लड़कियों के जीवन स्तर में या स्त्रियों के जीवन में मैंने देखा है। आप किसी के घर जाइए तो बहुत कायदे से आपको, अगर बिना बुलाए भी आप जाएंगे, बिना फोन किए भी जाएंगे, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सम्मान के साथ, आपका बहुत ही आदर के साथ सम्मान होगा और खूब अच्छे से दिल खोल के। ये कल्चर और प्रांतों में कितनी है, दिल्ली में तो नहीं है और शहरों में कितनी है नहीं कह नहीं सकते, लेकिन ये खूबसूरती, ये चीज यहाँ बनी रहेगी। और आने वाले समय में जो आज की बात करें तो जो मैंने पहले कहा था कि कॉर्पोरेट कल्चर ने, मॉल संस्कृति ने, पब संस्कृति ने, आधुनिकतावाद ने जैसे पूरे देश में पैर फैलाए हैं, लखनऊ भी उससे अछूता नहीं है। रजनी जी, शायद उसमें ये भी हो सकता है कि मैं अगर हम अपनी अब से पहली वाली पीढ़ी को देखते हैं, जैसे अगर मैं मेरी मदर को देखती हूँ, तो जो उनके सेक्रीफाइस थे या जो उनका गिविंगनेस था ना, हमेशा बहुत, हर इंसान के लिए, कोई भी है, कोई आ रहा है, हम है किसी और के लिए, तो उनका जो बहुत सेल्फलेस होकर के प्यार था, वो शायद हमारे अंदर उनके बराबर तो नहीं है, वो है क्योंकि उनके पास था, लेकिन धीरे धीरे कम हो रहा है। बिल्कुल सही। तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें लग रहा है कि शायद हम धीरे धीरे कमतर और कम की तरफ चले जा रहे हैं, कुछ अलग अलग वजहों से। सामूहिकता की जगह व्यक्तिवाद ने तेजी से कदम बढ़ाए और एक सामूहिक संस्कृति में पले बड़े हम सब लोग हैं। हाँ। कि मोहल्ले में किसी का ये सारा, और ये मिस्टर फलाना, मिस्टर ढिमकाना की जगह चाचा, चाची, ताऊ, ताई, और कोई भी रिश्ते के बिना कोई संबोधन होता ही नहीं था। और कोई भी किसी को मोहल्ले में अगर बिना बताए आप जा रहे हैं और ठीक से नहीं जा रहे हैं, तो कोई भी आपको डांट सकता था कि कहाँ जा रही है लड़की, है बिना बताए कहाँ जा रही है। इस पर अभी हमने कुछ दिन पहले भी एक प्रोग्राम किया था, हालांकि विषय से अलग हो जाएगी बात, जिसमें आता है कि बच्चों के साथ बच्चों को कैसे परवरिश उनकी मिलनी चाहिए, जो बेहतरीन परवरिश की जरूरत है। तो एक बहुत अच्छा कोट था कि बच्चों की परवरिश सिर्फ एक फैमिली की जिम्मेदारी नहीं है, ये सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए, तो जब बच्चा घर से निकल रहा है तो वो कोई और भी देख रहा है, रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा तो उसे वो करा दिया गया, कहाँ जा रहा है सबकी नजर में है। पहले आपने देखा होगा स्मोक करते हुए 100 बार कोई पुरुष भी सोचेगा कि अगर गली का है, मोहल्ले का है कोई इंसान। अभी चीजें बहुत बदली हैं, तो जो आप कह रही है ना, वो बिल्कुल सच बात है कि वो सिर्फ एक परिवार की जिम्मेदारी नहीं है, न्यूक्लियर होते होते हम अकेले रह गए, वो सोसाइटी की जिम्मेदारी हो जाती है। बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बहुत बड़ा नुकसान देखा जाए तो ये सामूहिकता के नष्ट होने से ही ये जो आपराधिक कांड हो रहे हैं, या जो बलात्कार बढ़ रहे हैं, आपको कंसर्न क्यों नहीं होता? कोई भी लड़की हो, आपकी रूह क्यों नहीं कांपती? किसी के साथ ये गलत हो रहा है, ट्रेन में हो रहा है, रास्ते में हो रहा है, बस में चलता है, ये हर व्यक्ति की निजी नैतिक जिम्मेदारी में महसूस करती हूँ। आप कैसे देख सकते हैं कुछ भी गलत होते हुए? मैं अग्री करती हूँ कि अगर आप इंसान है तो आपके मन में भी बहुत दुख होना चाहिए उस चीज को लेकर के, आप बहुत कंसर्न होने चाहिए। सभा जी कुछ कह रही है। मैं इस टॉपिक पे ये कहना चाहती हूँ कि कुछ बातों पर बहुत आदर के साथ मैम से मेरी असहमति है। दरअसल क्या होता है कि हर पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को ये सोचती है कि ये भी बात सच है, ये जो है ये ठीक नहीं कर रहा है, हमारी चीजें सही थी, ऐसा होता है। आपने जो कहा कि जो माएँ हमसे पहले की माएँ थी वो ज्यादा बेहतर तरीके से, वो सेल्फलेस, उनका सब कुछ, वो बहुत अच्छी माँ थी, हम उतने अच्छी माँ इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि हम वर्किंग हैं। लेकिन आप ये नहीं बता रहे हो, हमने जिस तरह का एनवायरनमेंट, हमने जिस तरह की लिबर्टी अपने बच्चों को दी है, वो करियर बना रहे हैं, वो बाहर जा रहे हैं, वो लोगों से बात कर रहे हैं। मेरी 2 बेटियां हैं, टीनेजर हैं, आप लोगों के घर में भी होंगे बच्चे बच्चियां। हाँ। क्या वो उस तरह की बच्चियां हैं जिस तरह के हम थे? हमें तो किसी से बात करते हुए भी डर लगता था क्योंकि हमें वो सिखाया समझाया जाता था। नहीं सभा जी, वो मेरा जो कहने का मतलब वो ये था कि आप अपनी संस्कृति के साथ
छलांग लगाएं, आसमान छुएं, पूरी तरह से डिटोरिएशन में हम लोग न नहीं, जाएं। सिर्फ उतना संस्कृति कंसर्न है। संस्कृति मरती नहीं है। मैं बताऊं आपको, ये लखनऊ जो है, लखनऊ में आप देखेंगे तो आधुनिक चिकित्सा की जो सुविधाएं हैं, जैसे कि अपना वो है ये पीजीआई है, और मतलब जितने हैं, राम मनोहर लोहिया है, जितने अस्पताल हैं, हर तरह के कॉलेजेस हैं, हर तरह की यूनिवर्सिटीज हैं, मॉल है, इसके साथ साथ सारी पुरानी चीजें तो हैं। आपको देखने का नजरिया, आप क्या देखना चाहते हैं? अगर आप अपने बच्चों के साथ किसी मॉल में जाएंगे, बैठेंगे, तो बच्चों को वही अच्छा लगेगा ना। आप घर में अगर किताबें पढ़ेंगे तो बच्चों को लगेगा कि हाँ, किताबें पढ़नी चाहिए। हम क्या होता है, घर में बैठ के रील्स देखते हैं, हम सोचते हैं कि हम रील्स देख रहे हैं, हमारे बच्चे किताब पढ़े। ट्रू नहीं तो नहीं हो ये चीजें हैं कि हम चुन क्या रहे हैं, वरना ना आज किताबों की कमी है, ना पुरानी वास्तुकला की कमी है, सब कुछ है। बल्कि हम क्या देख रहे हैं, क्या चुन रहे हैं, अपने बच्चों के सामने क्या हम इमेज प्रस्तुत कर रहे हैं, ये सारी हमारी जिम्मेदारी क्योंकि है। कहा जाता है कि आप जो ज्ञान देने की कोशिश करते हैं दूसरों को, वो हाँ। तब तक वो लोग ग्रहण नहीं करेंगे, इंक्लूडिंग योर किड्स, जब हाँ। तक कि आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप उन्हें सम्मान करना सिखाओ। मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ कि हमारे घर में जो कुक हैं, जो बाकी लोग हैं, मैं कहती हूँ कि ये बहुत सम्माननीय है, तुम्हें हर कीमत पे इनका बहुत सम्मान करना है। वो कभी भी उन्होंने डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। तो ये आप पे बनता है कि आप कैसे बच्चों को कर रहे हो, और उन्हें बहुत ही हाईटेक बनाना है, उन्हें इस दुनिया में सरवाइव करना है, तो चीजें तो करनी ही पड़ेंगी। भगवान जी, आप मुझे बताइए कि हालांकि किसी भी रचनाकार के लिए अपनी किसी बहुत फेवरेट चीज को चुनना या एक या दो का नाम लेना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इस लिहाज से जब आपको लगे कि उसको बहुत सराहा गया है लोगों के बीच में और आपके भी दिल के बहुत करीब है वो। मेरी जो है ना, जो सबसे ज्यादा बिकने वाली है ना, ये किताब है, ये जी। जिंदगी 50-50। जिंदगी 50-50 जिंदगी 50-50 सबसे अच्छा। ओके। हाँ, सबने नाम सुना होगा। हाँ, लेकिन गेरबाज मेरी फेवरेट किताब है, क्योंकि मेरे जीवन से निकली है। मेरी समस्या थी बोलने की बोल पाता नहीं था, और फिर मैंने हाँ कैसे क्या ये संघर्ष किया, बोलना चालू किया चीजें सब, और मैंने हज किताब पे हाँ लिखा। लेकिन जब आप बात ये करेंगे तो मुझे ये जिंदगी 50-50 से ही जाता है। हाँ। लेकिन याद जो ये टॉपिक था है ना, अवध के याद, हाँ, दास्तान अवध है ना, आज की बात हाँ की ये मैम ने, मैं थोड़ा सा ये कल की बात करना चाहता हूँ जी। कल क्या था कि आज की डेट में ये बच्चों को ये मोटिवेशनल वक्ताओं की बड़ी ये जरूरत रहती है। लेकिन आप गांवों में जाएं, कोई जानता हो कि ये ना जानता हो, ये जो है नजावद में कि ये आल्हा बड़ा सुना जाता था। आल्हा क्या काम ये करता था? मोटिवेशनल स्पीकर का ही काम करता। ओके। गांवों में जाइए, हम 2 छंद सुना रहे हैं आपको, पूरा मोटिवेशनल। 12 बरस ले कुकुर जिए, 13 बरस ले जिए सियार, बरस 18 ले छतरी जिए, बाकी जीवन को धिक्कार। ये सब ये लखनऊ का ही है, अवध का ही है। हाँ बिल्कुल। लोग जानते ही नहीं होंगे, क्यों? हम मोटिवेशनल रील्स देख रहे हैं। हाँ, ये संदीप, ये महेश्वरी, बुखेड़ा। मतलब आप भी देख रहे हैं रील्स, इसका मतलब। दूसरा सुना रहा हूँ जी। बड़े लड़ैया दबा वाले इनकी मार सही ना जाए, एक कमारे दूजा गिर जाए, तीजा खौफ खाए मर जाए। ये मोटिवेशन था गांव का। ये कौन देगा मोटिवेशनल? कोई नहीं देगा। ये लखनऊ में ही मिलता था, मिलता रहेगा। आप जड़ों से रहें तो होता रहे। बहुत शुक्रिया, और ये वाकई में बहुत खूबसूरत था। सभा जी, सेम सवाल आपके लिए कि अपनी रचनाओं में से कुछ चूज करना बहुत मुश्किल होता है जो आपके भी दिल के करीब हो और आपको लगता हो कि बहुत ज्यादा उसको प्यार मिला है जनता का भी। ऐसे तो मैं कहानियां ही लिखती हूँ, और मेरा कहानी संग्रह आया था, मुझे जुगनुओं के देश जाना है, उसे काफी पसंद किया गया,
और चूंकि मैं अल्पसंख्यक समुदाय से हूँ तो जो एक मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं उनमें क्या क्या इश्यूज होते हैं और धर्म के नाम पर किस तरह से लड़कियों को पीछे कर दिया जाता है, एक जो मानसिकता है तो उसके पीछे क्या रीज़न होते हैं और लड़कियां क्या सहती हैं, इन सब की उसमें सारी कहानियां हैं। और फिर मैं बराबर कहानियां लिखती रहती हूँ। अभी हाल फिलहाल मैंने एक कहानी लिखी जो वनमाली में आई और उसका टॉपिक बाकी लोगों को भी पसंद आया, तो मुझे भी बहुत पसंद आया कि किस तरह से जब रिश्ते होते हैं जो उसको उस कहानी में ऐसा है कि उसका तलाक हो जाता है पति पत्नी का, मगर वो लोग बहुत ही निम्न वर्ग से हैं, तो वो उन्हें ये नहीं होता कि तुम अलग अलग नहीं रहो, तुम ठीक है, तुम लोगों के पास रहने की जगह नहीं तो तुम लोग एक घर में रह सकते हो लेकिन आपस में कोई रिश्ता नहीं रखना। तो किस किस तरह की जटिलताएं आती हैं और बहुत ही गरीबी के दिनों में वो किस तरह से उनका रिश्ता जुड़ता है एक पल के लिए, ये बहुत मुझे बहुत पसंद आया था। लिखते हुए मैं काफी भावुक हुई थी। तो इस तरह की चीजें हैं और मैं अपनी बातें इसलिए रखती हूँ ताकि हमारे समाज से बहुत आवाजें नहीं हैं, हमारे समाज से आवाजें कम हैं जो कि बहुत ही दबी कुचली बातों को ऊपर उठाए, जो बहुत महीन है, जो ऊपर से दिखती नहीं है। सारी नीड आपकी बस यही नहीं होती कि एक कपड़ा मिल गया, एक छत मिल गई और खाना मिल गया, उसके अलावा भी बहुत सारी दैहिक इच्छाएं भी होती हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उन सबको लेकर के लिखा है, तो हो सकता है लोगों ने पढ़ा भी हो और पसंद। मुझे जुगनुओं के देश जाना है, मुझे नाम भी जुगनुओं के कितना- देश जाना है, इसका नाम भी कित- कहानी संग्रह का नाम भी है। कितना खूबसूरत है इसका। मलिंदु जी, अब कल और आज अवध के बारे में हम बात कर रहे हैं और परिवर्तन के बारे में हम बात कर ही चुके हैं। आपका अपना कुछ फेवरेट जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें, जो आपके अपने दिल के बहुत करीब हो, कोई किस्सा, कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है कि रचनाकार के तौर पर यू कम अक्रॉस जो आपके दिल को छू गई हो? देखिए, मुझे तो लगता है कि मैं रोज नए नए किस्सों से मुठभेड़ करता हूँ जी। और शायद ये हर संवेदनशील इंसान के साथ होता होगा। बचपन से लेकर आज तक की स्मृतियों में जो कुछ भी है वो किसी न किसी किस्से कहानी के ही रूप में है, चाहे वो आपके निजी जीवन के साथ घटित हुआ हो या आपके सामने घटित हुआ हो, आप उसके प्रत्यक्षदर्शी रहे हों। बहुत सारी घटनाएं हैं। मैं मदारीपुर जंक्शन का उदाहरण देना चाहूंगा, क्योंकि मदारीपुर जंक्शन की जो पृष्ठभूमि है वो भोजपुरी संस्कृति की पृष्ठभूमि है और वो मेरी पहली किताब थी। तो उसका जो प्लॉट है कहानी का वो वही है जिसको मैंने अपनी नग्न आंखों से अपने आसपास बढ़ते हुए उम्र में देखा था। तो उसके ढेर सारे चरित्र, उसकी ढेर सारी घटनाएं मैं तो कहूंगा कि लगभग वास्तविक हैं, भले वो किसी और चरित्र अलग घटना के रूप में आई हों या दो चरित्रों को जोड़कर कोई तीसरा चरित्र हो गया हो। स्त्री विमर्श की बात चल रही है, मदारीपुर जंक्शन का एक जिक्र आता है, वो मेरे गांव की घटना है। उसमें एक भालू बाबा का एक चरित्र है। भालू बाबा एक मठ के स्वामी हैं और सामने एक तालाब है बड़ा सा जहां महिलाएं स्नान करने आती हैं हर रोज सुबह और स्नान करने के बाद वो जल चढ़ाती हैं। भालू बाबा का जो चरित्र है वो हमारे गांव के मठ के ही एक साधु से प्रेरित है और उसमें हुआ ये था कि वो भालू बाबा जो है जब स्त्रियां स्नान करने जाती थी तो वो सीढ़ियों पर बैठ के और बैठते थे। अब वो किस मंशा से बैठते होंगे आप समझ सकते हैं। तो एक बार ऐसा अवसर आया कि उनको महिलाओं ने तो पहले टॉलरेट किया और फिर बाद में उनको पकड़ के बाकायदा उनकी पिटाई भी की। वो पूरी की पूरी घटना मेरे इस उपन्यास के दूसरे तीसरे बंद में आई है। तो वो मैं बहुत छोटा था, मैंने उस घटना को देखा नहीं था, लेकिन मुझे याद है कि मैं 6-7 साल का रहा होऊंगा और वो लोगों से सुना कि साहब आज वहाँ मंदिर के पास ऐसी ऐसी घटना हो गई। तो वो कहीं न कहीं से वो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं मेरे उपन्यासों में, खासकर मदारीपुर जंक्शन में, वाया फुर्सतगंज में आई हैं। बादशाह सलामत हाजिर में तो मैं 200 साल पहले की कहानी कह रहा हूँ, तो इसलिए मैं ये कहीं से भी नहीं कह सकता कि मेरा देखा हुआ, सुना हुआ या समझा हुआ है या मेरा जिया हुआ है। उसको मैंने जो कुछ भी अडॉप्ट किया है वो जो संस्कृति मैंने किताबों से पढ़ी या अवध में रह के जो सीखा समझा जाना, उसी को करने की कोशिश की।
आपसे मैं ज़रूर समझना चाहूँगी यहाँ पर रजनी जी कि आपके जो दिल के बहुत करीब कोई ऐसी रचना जिसे आप बहुत दिल से महसूस करती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि जो लेखक हैं या कोई जो क्रिएटिव फील्ड्स में हैं वो कुछ एक ऐसी कल्ट कोई चीज़ बनाते हैं जो हो सकता है दर्शकों को, जनता को उस तरीके से नोट न की गई हो, बट उनके बहुत करीब है, वो उनके बहुत दिल के पास है। मेरा एक छोटा उपन्यास है, ये आम रास्ता नहीं। हाँ, और ये राजनीति में महिलाओं की स्थिति के ऊपर आधारित है। मुझे ये बहुत तकलीफदेह एहसास आज भी है, पहले भी था, कि लड़कियों के, स्त्रियों के जितने चमकते हुए चेहरे हैं ना, जीवन उतना चमकता हुआ नहीं है। बिल्कुल सच है। तो मेरे उपन्यास में ये तमाम चमकती हुई महिलाएं बहुत ज्यादा मात्रा में, जो कभी बड़ी बड़ी पदों पर हैं, बड़ी जगहों पर तैनात हैं जी, उनके निजी जीवन के विरोधाभास और विसंगतियों से भरपूर उपन्यास मेरा ये आम रास्ता नहीं। और खास तौर पे यथार्थ पर आधारित घटनाएं हैं। और राजनीति में जब कोई लड़की या कोई स्त्री जिसका बैकग्राउंड अगर नहीं बहुत है, अच्छा नहीं है, माता मतलब उसके पिता या उसकी मतलब ससुराल वाला या भाई भतीजा या कोई अगर रिलेटिव नहीं है आपका, जी जी, तब आपका संघर्ष और सरोकार कितना पेचीदा हो सकता है और कितना बढ़ जाता है। और कितना बढ़ जाता है। ये उपन्यास एक मैगजीन में छपा था पहले, अंतरा करके, और उसके बाद ये पूरा उपन्यास बाड़ी प्रकाशन ने छापा था जी, जिसका तीसरा संस्करण आ चुका है और ये बहुत पॉपुलर हुआ है। और चूंकि ये विषय उस समय नया था, 2015 का उपन्यास है, ये अभी भी मौजूद है विषय, अभी भी ये सबसे ज्यादा बिकने वाला उपन्यास है। तो ये मुझे दिल के करीब इसलिए लगता है कि उस स्त्री का संघर्ष, उसका वजूद और उसकी जटिलताएं, रिश्तों की जटिलताएं, रिश्तों के चक्रव्यूह और बड़े बड़े नामधारी राजनेता, जी, चूंकि रुक्मिणी जी वो गुप्ता, मैं नाम शायद भूल रही हूँ जी, वो राजनीति में नहीं है, अब वो नहीं है, पत्रिका निकालती थी, उनसे मुझे मिलने का मौका मिला जी, तो उन्होंने मुझे भीतर की उस सच्चाई से अवगत कराया कि मुझे ये जो उपन्यास, जो मेरे आसपास कुछ महिलाएं राजनीति में जाती थी, काम वाम करती थी, तो मुझे जब उन्होंने भीतर की सच्चाई बताई तो मैं लिखे बिना मुझे रह नहीं पाए। उसके बाद मैंने उसकी अकेली एकल यात्रा, परिवार का विरोध, बच्चों का विरोध, और जब सहूलियतें, सुविधाएं मिलने लगती हैं तो सब आते हैं उसके प्रति परिवार वालों का बदलता रवैया। हाँ, तो ये जो अभी सबाहत कह रही थी, ये अवसरवाद मध्य वर्ग की बहुत बड़ी पहचान, बहुत बहुत कठोर सच है, बहुत क्रूर सच है कि वही मध्य वर्ग जो नैतिक आदर्शों की बड़ी बड़ी बातें करता है, जब उसको मौका मिलता है तो वो स्वार्थपरता का और अवसरवादिता का खेल खेलने से कतई नहीं चूकता। वहाँ सारे रिश्ते दांव पर लग जाते हैं। तो इस कहानी को संघर्ष में आप अकेले होते हैं और जब आप सफलता पा लेते हैं तो बहुत सारे लोगों का बड़ा सा जमावड़ा आपके पास आता है। इसी तरह यथार्थ महिलाओं के लिए बढ़ जाती हैं चीजें। बिल्कुल बिल्कुल, और ये सच है, ये जो पूरा उपन्यास है ये सच घटना पर आधारित है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही लिखते रहेंगे और यंगस्टर्स तक और ज्यादा पहुंचते रहेंगे। बेशक वो किंडल पर पढ़े आपको कुछ चीजें, प्लीज सुनाइए। जाते जाते मैं आप लोगों को योगेश प्रवीण, जो कि आपके ही शहर के रहे हैं, बहुत बेहतरीन शायर, लेखक, इतिहासविद रहे हैं योगेश प्रवीण जी, तो उन्हीं का शेर है, कितने प्रेम से उन्होंने लिखा है, सुनिएगा। लखनऊ मेरे शहर मेरे शहर मेरे शहर, तेरी मुमताज रौनके निहार लूं तो चलूं, शीशे हर्फ में तुझको उतार लूं तो चलूं, चंद लम्हे सुकून से गुजार लूं तो चलूं, ऐ मोहब्बत तुझे दिल से पुकार लूं तो चलूं, लखनऊ मेरे शहर मेरे शहर मेरे शहर। वाह, बहुत जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू सो मच, थैंक यू।